सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म की ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जाना कि 1700 से लेकर के 1795 तक जो है वो 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट का क्या कर दिया गया, काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? कल्टीवेशन के पर्पज से, इंडस्ट्रियल यूजेस के पर्पज से, पास्चर्स के पर्पज से और फ्यूल वुड के पर्पज से। इन चारों चीजों को पाने के उद्देश्य से क्या किया गया? जंगलों की कटाई हुई। कितने जंगलों की कटाई हुई थी? 13.9 स्क्वायर किलोमीटर की, जो कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का 9.3% था। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि डिफोरेस्टेशन जो है वो वनों के विनाश को कहते हैं, और डिफोरेस्टेशन की कई कारणों को हम लोगों ने जाना, जिसमें से पहला कारण ये था कि किसानों ने अपने खेतों की बाउंड्रीज को बढ़ाया। ब्रिटिश सरकार ने यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ रहे आबादी को अन्न देने के लिए, भोजन देने के लिए क्या किया? खेती पर बल दिया। इसलिए किसानों ने क्या किया? खेतों की बाउंड्रीज को बढ़ाया। इन्होंने जो खेती करने पर बल दिया ताकि वो फूड ग्रेन की आवश्यकता को पूरी कर सके, प्लस जो कॉमर्शियल क्रॉप्स था, जूट, शुगर, वीट और कॉटन को वो यहाँ से लेकर यूरोपियन कंट्रीज में क्या कर सकें? सप्लाई दे सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरा रीजन हम लोगों ने ये जाना कि रेलवेज का विस्तार होना था। तो रेलवेज का विस्तार होने के लिए, ट्रैक बिछाने के लिए स्लीपर्स की आवश्यकता थी। तो कोई 10 फीट बाई 10 इंचेस बाई 5 इंचेस की जो स्लीपर होती थी उसकी आवश्यकता थी। और हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था कि 1 किलोमीटर स्लीपर बिछाने में 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता थी, और करीब 25,500 एक बार में क्या हुई? 25,500 जो है वो क्या हुई? शुरुआत में 25,500 किलोमीटर तक लाइनें बिछी, फिर आगे और भी बिछी। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि इंग्लैंड में जो है शिप्स जो है वो ओक ट्रीज की टिम्बर से बना करती थी, लेकिन वहाँ पर जंगलें जो है वो गायब हो रही थी। तो इसकी तलाश, ओक ट्रीज की तलाश जो है वो शुरू हुई इंडिया में। इंग्लैंड के लोग जो हैं वो इंडिया में आए, उन्होंने तलाश की, और जब ये इन्हें यहाँ मिला तो इसकी रेकलेस कटाई जो है फिर से क्या हो गई? शुरू हो गई। फिर हम लोगों ने ये जाना कि ट्रैक बिछ गई, और इंजन चलाने के लिए भी क्या थी? फ्यूल वुड की क्या थी? आवश्यकता थी। इसके लिए पेड़ काटी गई। फिर हम लोगों ने आखिरी में ये जाना कि टी, कॉफी और रबर प्लांटेशंस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? जंगलों की कटाई की गई, ताकि यूरोपियंस जो है वो क्या कर सकें? टी, कॉफी और उनके द्वारा जो डिमांड किया गया रबर है उसकी आवश्यकताओं की क्या हो सके? पूर्ति हो सके। तो ये हम लोगों ने 7-8 रीजन पढ़ा था जिसकी वजह से क्या हुई थी? जंगलों की कटाई हुई थी, और कोई 6.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन की क्या हो गई थी? कटाई हो गई थी 1880 से लेकर 1920 तक के बीच में। उसके बाद भी और भी कटाई हुई, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा ये बताया गया है कि 1880 से 1920 तक के बीच कितनी जमीन की जंगलों को काट दिया गया? 6.7 मिलियन हेक्टेयर की जमीन को काट दिया गया। ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं ये इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है, कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। ठीक है। तो व्यापार की दृष्टि से जिस लकड़ी की आवश्यकता थी उस पर्पस से जो है वो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का उदय, मतलब जंगलों में वही पेड़ लगाए जाएंगे जिनका व्यापार की दृष्टि से क्या है? महत्व है। जैसा हम लोगों ने जाना था कि इंग्लैंड में ओक ट्रीज की क्या हो रही थी? गायब हो रही थी। इंग्लैंड में ओक ट्रीज से मिलने वाला टिम्बर क्या हो रहा था? गायब हो रहा था। टिम्बर नहीं गायब हो रहा था, पेड़ ही गायब हो रहा था। पेड़ रहेगा तभी तो टिम्बर मिलेगा। तो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री की शुरुआत हुई। तो इस कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई उस चीज को अब हम लोग जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जानेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। द ब्रिटिश वर worried the use of forest by local people and reckless felling of trees by traders would destroy forest, so they decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice and made him the first Inspector General of Forest in India. पिछले सेक्शन में, पिछले खंड में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश को जो है वो जंगलों को काटने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि उन्हें जहाज बनाना था, रेलवे का विस्तार करना था,
ट्रैक्स पे स्लीपर्स बिछाने थे, फ्यूल वुड की आवश्यकता थी लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए। ब्रिटिश जो है अब ये जो लगातार आम जन द्वारा, लोकल पीपल मतलब उस एरिया में रह रहे लोग, ये जो लोकल पीपल के द्वारा जो आराम से फॉरेस्ट का इस्तेमाल हो रहा था और पेड़ों की जो लगातार कटाई हो रही थी ट्रेडर्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जो पेड़ों की कटाई हो रही थी, लोकल पीपल के द्वारा जो है वो जंगलों का इस्तेमाल हो रहा था, इसको लेकर ब्रिटिश क्या थी, चिंतित थी। क्यों चिंतित थी कि अगर इस तरीके से अगर लोकल पीपल और ट्रेडर्स के द्वारा जंगलों का विनाश किया जाता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि जंगलें जो है वो क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किसको बुलाएंगे, जर्मन एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिनका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस। ये नाम कई बार आने वाला है आपके इस चैप्टर में, ठीक है, इसलिए आप इसका नाम याद रखना कि ब्रिटिश ने ये जब उन्हें महसूस हुआ कि जंगल खत्म हो जाएगा, लोकल लोग इसका इस्तेमाल करके ट्रेडर्स जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जंगलों का खात्मा हो जाएगा, तो इस बात से पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रैंडिस को सलाह के लिए बुलाया कि भाई जंगल कट रहा है, आप सलाह दीजिए, जंगल को हमें बचाना है ना, और क्या करिए, हमें आप सलाह दीजिए। और डाइट्रिच ब्रैंडिस को इंडिया का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया। याद रखना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया। क्यों बुलाया डाइट्रिच ब्रैंडिस को, ताकि वो एडवाइस दे सके कि ये जो जंगलों का जो लगातार कटाई हो रहा है ट्रेडर्स के द्वारा और जंगलों को जो क्षति पहुंचाई जा रही है लोकल लोगों के द्वारा, उसके अंदर जाकर के लकड़ी काटने के लिए, कुछ किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ब्रिटिश को जरूरत महसूस पड़ी, जब ब्रिटिश चिंतित होने लगे कि जंगल गायब हो रही है, क्यों गायब हो रही है, कि लोकल पीपल के द्वारा और ट्रेडर्स के द्वारा जो है इसके अंधाधुंध क्या हो रही थी, कटाई हो रही थी। तो एडवाइस के लिए उन्होंने किसको बुलाया, डाइट्रिच ब्रैंडिस को बुलाया और पहला इंडिया का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट उनको बनाया। तो ये बात आप ध्यान रखना कि पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन था, हाँ, डाइट्रिच ब्रैंडिस, ठीक है। ये 1864-65 में इनको बनाया गया था, ठीक है, 1864-65 में इनको बनाया गया था। Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. अब ब्रैंडिस को बुलाया गया था एडवाइस के लिए, ब्रैंडिस आए, कौन ब्रैंडिस, डाइट्रिच ब्रैंडिस आए और इन्होंने महसूस किया कि एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। अगर जंगलों का संरक्षण करना है, जंगलों को मैनेज करना है, व्यवस्थित ढंग से काटना है या फिर जंगलों को बचाना है, तो उसके लिए क्या जरूरत है, एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। और लोगों को जो है वो क्षति बचाव के जो उपाय का विज्ञान है, कंजर्वेशन कहते हैं बचाव के उपाय को, तो लोगों को जो है वो बचाव के उपाय के लिए क्या करना होगा, ट्रेंड करना होगा। उन्होंने सलाह के लिए बुलाया गया था डाइट्रिच ब्रैंडिस को। तो ब्रैंडिस ने ये महसूस किया कि अगर जंगलों को बचाना है तो क्या करने की जरूरत है, एक लोगों में पहले तो लोगों में समझदारी आए, इसलिए उनको ट्रेंड किया जाए, और दूसरी एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है ताकि उसको व्यवस्था किया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। प्रॉपर सिस्टम का मतलब इससे है कि एक लिमिट तक उनको काटने दिया जाए और फिर जब जंगल लगे कि इसका अस्तित्व खतरे में आ रहा है तो छोड़ दिया जाए। तो ब्रैंडिस ने यह महसूस किया कि जंगलों को बचाने के लिए जो है वो किस चीज की जरूरत है, लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है और एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, और ये जो सिस्टम है, ये जो प्रॉपर सिस्टम की उन्होंने बात करी, इसको कानूनी मंजूरी मिलने की जरूरत थी। बिना कानूनी मंजूरी के लोग जो है वो किसी की बात मानेंगे नहीं, और कितना कोई को आप कहते चलोगे कि भाई जंगल से ना काटो, जंगल से पेड़ वेड़ ना काटो, ठीक है। तो ब्रैंडिस ने ये बताया कि एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है जंगलों को मैनेज करने के लिए, जंगलों का प्रबंध करने के लिए क्या जरूरत है, एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है, और लोगों को वन की क्षति को बचाने के लिए, वन को नाश करने के लिए, ना करने के लिए क्या करने की जरूरत है, ट्रेंड करने की जरूरत है, ठीक है। और इसके लिए क्या जरूरत थी, एक सिस्टम की जरूरत थी, सिस्टम की मंजूरी की जरूरत थी, लीगल सैंक्शन की जरूरत थी। बात समझ में आ रहा है,
मतलब कानून बनाने की जरूरत थी। ब्रांडिस ने ये बताया कि अगर जंगलों को आपको संरक्षित करना है, लोकल लोगों को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा कि आप क्या करें, जंगलों का बचाव करें। इसके लिए क्या जरूरत है, एक लीगल सैंक्शन की, दैट मीन्स कि किसी एक्ट की जरूरत है। उसने ये बताया, एडवाइस के लिए बुलाया था, एडवाइस मिल गया। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। उसने बताया कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज जानते हो, संपदा, संसाधन। तो फॉरेस्ट के संसाधन के यूज को लेकर क्या करने चाहिए, नियम बनने चाहिए। Felling of trees and grazing had to be restricted so that forests could be preserved for timber production. पेड़ों का काटना, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग, पेड़ों का काटना और ग्रेजिंग हम लोगों ने पास्चर्स लैंड के बारे में पढ़ा था, पास्चर्स के बारे में कि किस तरीके से जंगलों में लोग चराने ले जाते थे। तो उन्होंने बताया डाइट्रिच ने कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक प्रॉपर सिस्टम लाइए, लोगों को वन की बचाव के लिए क्या करिए, ट्रेंड कीजिए। इसके लिए क्या जरूरत है, लीगल सैंक्शन की जरूरत है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज के इस्तेमाल को लेकर क्या बनाइए, नियम बनाइए। पेड़ काटना हुआ, ग्रेजिंग हुई, चारवाही हुई, है ना, ये सब जंगलों में नहीं होना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। टिम्बर की उनको आवश्यकता थी ना, जहाज बनाने के लिए हो चाहे स्लीपर बनाने के लिए हो। तो डाइट्रिच ने क्या कहा कि एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है ना, लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है वन की सुरक्षा को लेकर के। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, लीगल सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जंगल से जुड़ी जो संसाधन है उनके इस्तेमाल पर क्या बनने चाहिए, नियम बनने चाहिए। पेड़ जो लगातार कट रहे हैं, ग्रेजिंग जो अलाउ किया गया है अभी तक, उस सब पे रोक लगना चाहिए। पेड़ कटने पर रोक लगना चाहिए, ग्रेजिंग पर रोक लगनी चाहिए, ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। एनीवन हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। और जो लोग भी बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए पेड़ काटेंगे उन्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। सो ब्रांडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो इस तरीके से ब्रांडिस ने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की स्थापना करी 1864 में। 1864 में क्या करी उन्होंने, 1864 में क्या करी उन्होंने, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना करी। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, 1865 में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था उसके नियम बनाने में इन्होंने क्या करी, मदद करी। तो ब्रिटिश ने जो इनको बुलाया था कि भाई एडवाइस दीजिए, जंगलों को बचाना है, तो इन्होंने ये एडवाइस दिया और उससे संबंधित नियम बनाने में भी क्या करी, अपनी सहभागिता दिखाई। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेट अप at Dehradun in 1906. The system they taught here was called scientific forestry. Many people now including ecologists feel that this system is not scientific at all. इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना देहरादून में हुई 1906 में। अचानक से कोई नियम लागू कर दोगे थोड़ी ना होगा, लोगों को ट्रेंड करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में स्थापित हुई 1906 में। और यहाँ पर जो है वो लोग पढ़ाते थे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जिसे आप साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हो, वो है क्या। बहुत सारे लोग उसमें इकोलॉजिस्ट भी शामिल थे। उन्होंने देखा कि जो ये सिस्टम पढ़ा रहे हैं वो साइंटिफिक तो कहीं से भी है ही नहीं। जिस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहीं से नहीं थी जो ये पढ़ा रहे थे और ये जो कर रहे थे। In scientific forestry, natural forests which had lots of different types of trees were cut down. In their place, one type of tree was planted in a straight rows. This is called plantation. Forest officials surveyed the forest, estimated the area under different types of trees, and made working plans for forest management. They planned how much of the plantation area to cut every year. The area cut was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some years. तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि नेचुरल फॉरेस्ट की जगह, नेचुरल फॉरेस्ट जहाँ पर अलग अलग प्रजातियों की क्या है, पेड़ है। वेस्टर्न घाट और अमेजोन में हम लोगों ने जाना था ना कि किस तरीके से फॉरेस्ट के एक हिस्से में जो है 500 से अधिक प्रजातियों की पेड़
पेड़ें थी। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब ये था कि नेचुरल फॉरेस्ट जहाँ पर अलग अलग टाइप्स की क्या है ट्रीज हैं उनको काट दी जाए और उनकी जगह जो है वो एक नई तरह की प्लांट जो है वो क्या करी जाए, एक स्ट्रेट रो में लगाई जाए और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने सर्वे किया जंगलों का सर्वे किया और एक किसी एरिया में घूमकर वो ये पता लगाते थे कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का पेड़ है और उसके बाद वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा क्या करते थे, वर्किंग प्लान बनाते थे और फिर वो ये सोचते थे कि हर साल हम कितने पेड़ काट सकते हैं और फिर वो एरिया क्या किया जाता, काट दिया जाता और फिर वहां पर रिप्लांटेड किया जाता। रिप्लांटेशन जो है वो क्या होती, शुरू होती ताकि कुछ सालों में वो भी तैयार हो जाए और कट जाए। तो जंगल का मतलब तो ये होता है ना कि भाई जंगल लगाओ आप या पेड़ लगाओ सिस्टमेटिक ढंग से, उसको छोड़ दो। लेकिन जिस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की ये लोग बात कर रहे थे तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री तो बिल्कुल नहीं थी ये, क्योंकि ये लोग जाते थे एरिया में, घुसते थे, पता लगाते थे कि कितनी जंगल है, उस जंगल को वो काट देते थे और फिर जो भी पेड़ लगाते थे उसको भी काटने के वास्ते ही लगाते थे। तो ये कहाँ से हुई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ठीक है, क्योंकि फिर तो आप जंगल काटने की बात कर रहे हो ना, प्रिजर्व करने की तो बात नहीं कर रहे हो, तो फॉरेस्ट का अस्तित्व तो रहा कहाँ। तो यही बात है कि जिस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जो बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर क्या कर रहे थे, नेचुरल फॉरेस्ट। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि नेचुरल फॉरेस्ट जहाँ पे अलग अलग प्रजातियों की पेड़ है उनको काट कर एक तरह की प्लांट जो है वो एक रॉ में लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर जंगलों में घुस रहे थे, एक एरिया का पता लगाया कि कौन से एरिया में कितना पेड़ है और वो उस एरिया के पेड़ को उन्होंने काट दिया, ठीक है, और वहां पर क्या किया, प्लांट लगाया। ऐसा नहीं कि प्लांट नहीं लगाया, लेकिन इस वास्ते से लगाया ताकि अगले आने वाले कुछ वर्षों में भी क्या किया जा सके, इनको भी काटा जा सके। तो फॉरेस्ट वर्ड का वैल्यू ही खत्म हो गया, फॉरेस्ट वर्ड का तो कोई मतलब नहीं रह गया। जंगल जब आप काट ही दिए तो चाहे आने वाले सालों में काटो चाहे एट द सेम टाइम काटो। तो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हुई कहाँ से, तो बहुत सारे लोगों ने, खास करके इकोलॉजिस्ट ने भी ये रियलाइज किया कि ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक तो है ही नहीं। आफ्टर, खैर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1865। आप याद रखना कि 1865 में क्या हुआ था, फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था। After the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927. The 1878 Act divided forests into three categories: reserved, protected and village forests. The best forests were called reserved forests. Villagers could not take anything from these forests, even for their own use. For house building or fuel, they could take wood from protected or विलेज फॉरेस्ट। तो जब फॉरेस्ट एक्ट पास हो गया 1865 में, तो ये इसमें 2 बार संशोधन हुआ, यानी कि इसके नियम कायदों में क्या हुई, 2 बार बदलाव की गई। एक बार 1878 में, दूसरी बार 1927 में, 1927 में। 1878 में जब संशोधन हुआ तो उसमें फॉरेस्ट को 3 पार्ट में बांट दिया गया, 3 कैटेगरी कर दी गई उसकी। तीनों कैटेगरी में एक था आरक्षित, दूसरा था प्रोटेक्टेड और तीसरा था विलेज फॉरेस्ट। आरक्षित का मतलब रिजर्व्ड, पूरा संरक्षित, आरक्षित, जैसे कोई ट्रेन में बर्थ होता है ना, आरक्षित मतलब उस आपके अलावा उस जगह पर कोई बैठ ही नहीं सकता। प्रोटेक्टेड का मतलब कि इसे सुरक्षा करने की जरूरत है। और थर्ड हो गया विलेज फॉरेस्ट। तो 3 कैटेगरी में 1878 में क्या हुई, बांट दी गई जंगलों को। जब पहला बार संशोधन हुआ 1865 के बाद 1878 में, तो 3 कैटेगरी में बांट दी गई। विलेजर्स जो है वो इन जंगलों से कुछ नहीं ले जा सकते थे, है ना, अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो कुछ नहीं ले जा सकते थे। किस जंगलों से, रिजर्व फॉरेस्ट से, क्योंकि जो बेस्ट क्वालिटी का, जो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा जहाँ पे टिम्बर मिल जाता, जो ब्रिटिश के इंग्लैंड वाले शिप को बनाने में और स्लीपर्स बनाने के लिए आवश्यकता थी जिन लकड़ियों की, ये लकड़ियां अगर कहीं मिल जाती किसी जंगल में तो उसको रिजर्व घोषित कर दिया जाता। और इन जंगलों से विलेजर्स जो है वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए भी कुछ ले नहीं जा सकते थे, है ना। अगर घर बनाना हो या फिर फ्यूल की आवश्यकता हो तो वो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से क्या कर सकते थे, आप सामान ले सकते थे। आई बात समझ में। अब आप देखो
एक फिगर 12 देख लो, कलेक्टिंग महुआ फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब ये जो लोग जो हैं वो किस तरीके से प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से जो है वो मतलब क्या चुन रहे हैं। महुआ जो होता है, महुआ आप जानते हो, महुआ जो होता है उससे शराब बनता है, गाय भैंस को खिलाया भी जाता है, इससे उसमें गर्मी आती है, जाड़े से लड़ने की ताकत भी आती है, ठीक है, और एक अच्छा खुराक भी होता है वो। विलेजर्स वेक अप before dawn and go to the forest to collect the mahua flowers which have fallen on the forest floor. Mahua trees are precious. Mahua flowers can be eaten or used to make charcoal. Make alcohol. The seeds can be used to make oil. तो विलेजर्स जो है वो सुबह उठते थे, बिफोर डाउन मतलब सूर्योदय से पहले, उससे भी पहले, उषा काल को बोलते हैं। जब सुबह हो गया है और सूरज नहीं होगी तो उस बीच के पीरियड को क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं। तो वो डाउन से पहले उठते थे और जंगलों में चले जाते थे और फॉरेस्ट फ्लोर पर जो महुआ के फूल गिरे होते थे उसको वो कलेक्ट करने का काम करते थे, है ना। महुआ ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। महुआ फ्लावर्स वो खाते थे। महुआ फ्लावर्स को जो है वो खाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल जो है वो शराब बनाने में होती थी, और इसके सीड्स का इस्तेमाल जो है वो ऑयल के तौर पर भी, ऑयल निकालने के तौर पर भी किया जाता था, ठीक है। और ये जो 1906 में जो पहली इंस्टीट्यूट ऑफ इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थापित हुई थी, उसका एक पिक्चर जो है वो आपके फिगर 11 में दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। कानून बनने के बाद, 2 बार संशोधन होने के बाद लोगों की जिंदगी में क्या आया, क्या परिवर्तन आया, किस तरीके से लोग की जिंदगी क्या हुई, प्रभावित हुई। Foresters and villagers had very different ideas of what a good forest should look like. Villagers wanted forests with a mixture of species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves. The forest department, on the other hand, wanted trees which were suitable for building ships or railways. They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight. So particular species like teak and sal were promoted and others were cut. फॉरेस्टर्स कहते हैं जो जंगलों की रक्षा करते हैं। तो फॉरेस्टर्स और विलेजर्स जो थे उनकी जो आइडियाज थी गुड फॉरेस्ट को लेकर कि गुड फॉरेस्ट कैसा दिखना चाहिए, वो अलग अलग विचार था इनका। विलेजर्स चाहते थे कि जंगल में जो है वो कई तरह के प्रजातियों के पेड़ हो, ताकि जो डिफरेंट नीड्स है उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके, फ्यूल, फॉडर, लिव्स की जरूरत को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो विलेजर्स क्या चाहते थे कि ऐसे जंगल चाहते थे जहां पर ये सारी चीजों की आवश्यकता उनकी क्या हो जाए, फ्यूल, फॉडर, लिव्स की आवश्यकता पूरी हो जाए। और ये तभी होता जब एक जगह पर कई सारे पेड़ हो अलग अलग तरीके के। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था दूसरी तरफ जो है वो वैसा ट्रीज को प्रेफर कर रहे थे, वो लोग वैसे ट्रीज चाह रहे थे जो उनके शिप्स और रेलवेज को बनाने के लिए आवश्यकता थी। उनको थोड़ी ना लकड़ी जला के खाना बनाना था, तो वो ऐसा लकड़ी चाहते थे जिसका इस्तेमाल एज ए हार्डवुड कर सके वो, और जो लंबी हो, स्ट्रेट हो, जिसका इस्तेमाल स्लीपर बनाने के लिए किया जा सके। तो वो खास करके जो है कुछ खास प्रजातियों के पेड़ जैसे टीक और साल जैसे पेड़ को क्या करने लगे, प्रमोट करने लगे, है ना, और दूसरे पेड़ों को क्या करने लगे, वो लोग काटने लगे। कोई दिक्कत नहीं समझने में। लोग चाहते थे कि उनकी जरूरत फ्यूल, फॉडर, लिव्स के तौर पर पूरी हो, जंगलों से उन्हें क्या मिले, फूड, फॉडर, लिव्स मिले। और ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या चाहते थे कि टीक और साल जैसे पेड़ जो हार्डवुड प्रदान करते हैं, हार्डवुड हमें देते हैं, वैसे पेड़ को क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। इसलिए वो दूसरे सारे पेड़ को काट रहे थे, उसके जगह पर इन पेड़ों को लगा रहे थे, और आने वाले कुछ वर्षों में जब वो तैयार हो जाता तो उसे भी काट करके अपने इस्तेमाल में ले आया जाता। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड रबर्स for many things. Fruits and tubers are nutritious to eat, especially during the monsoons before the harvest has come in. Herbs are used for medicine, wood for agriculture, implements like yokes and plows. Bamboo makes excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas. फॉरेस्ट एरिया में जो लोग थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे जड़, पत्ती, फल, फूल, कंद मूल का इस्तेमाल कई एक तरीके से करते थे। ऐसी कई सारी चीजों का इस्तेमाल अलग अलग ढंग से करते थे। फ्रूट्स और ट्यूबर्स, है ना, ट्यूबर्स कहते हैं कंदमूल को, जड़ वाला हिस्सा जो लोग खाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स और ट्यूबर्स जो होता था वो खाने में क्या होता था, काफी
पोषक भरा होता था। खास करके जब मानसून में, जब फसलों की कटाई होकर घर नहीं लाया गया होता था, तो लोग इन्हीं चीज़ों को खाकर क्या करते थे, अपना गुजारा करते थे। तो पीपल जो है वो क्या करते थे, रूट्स, लीव्स, फ्रूट और ट्यूबर्स का इस्तेमाल जो है वो किया करते थे। हर्ब्स का इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर होता था। वुड का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल औजार बनाने के लिए किया जाता था, योक्स बनाने के लिए और हल बनाने के लिए। मतलब लकड़ी का इस्तेमाल वो कैसे करते थे, एग्रीकल्चरल औजार, जैसे हल चलाते हैं ना हम लोग, तो हल चलाते हैं तो वो बैल के कंधे पे जो रखा जाता है ना, 2 बैल के कंधे पर एक लकड़ी सा बड़ा सा, वो उसको योक कहते हैं। ठीक है, जुआ हिंदी में कहते हैं, लेकिन जुआ से अच्छा आप वैसे ही समझो कि एक लकड़ी जो बैल के ऊपर रख करके क्या की जाती है, जुताई की जाती है, और नीचे ऐसा सा एक लोहा का लगा रहता है जिससे खेत की क्या होती है, जुताई होती है। तो फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स और ट्यूबर का जैसे कई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। फ्रूट्स और ट्यूबर्स जो है वो खाने में काफ़ी पोषक भरा होता था। खास करके जब मानसून में जब फसल कट के घर नहीं आई होती तो तब ये लोग खा करके क्या करते थे, गुजारा करते थे। जंगलों में मिलने वाले हर्ब्स जो है वो उनकी मेडिसिनल सप्लाई को पूरा करते थे। वुड्स का इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, जैसे योक्स और हल, ये जुआ और हल बनाने के लिए क्या करते थे, वो इस्तेमाल करते थे लकड़ियों का। बैम्बू का इस्तेमाल जो है वो बाड़ा यानी कि घेरा बनाने के लिए, है ना, घेरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और बास्केट्स और अम्ब्रेलाज बनाने के लिए बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता था। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गर्ड कैन बी यूज्ड एज पोर्टेबल वाटर बॉटल। एक जो सूखा हुआ कदीमा था उसका इस्तेमाल पानी को रखने के लिए किया जाता था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो जंगलों में क्या थी, अवेलेबल थी, उपलब्ध थी। लिप्स कैन बी स्टिच टुगेदर टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप्स। जो लिप्स को वो सिल करके क्या करते थे, डिस्पोजल प्लेट्स और कप्स बना लिया करते थे। द सियादी क्रीपर कैन बी यूज टू मेक ट्रोप्स। सियादी क्रीपर, सियादी की लताओं का इस्तेमाल जो है वो रस्सी बनाने के लिए कर सकते थे। द थ्रोनी बार्क ऑफ सेमूर, सेमूर का इस्तेमाल जो है वो सब्जियों के छीलन में इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे कद्दू, घीड़ा हम लोग छीलते हैं ना, तो वो सेमूर के कांटे का इस्तेमाल क्या करते थे, उसको छीलने के लिए करते थे। अब कहाँ से मशीन लाएंगे वो लोग जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, जंगल में थोड़े ना मार्केट होता है। तो जंगली चीज़ों का लगभग हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग पर्पस से क्या करते थे। कंदमूल खा लिया। टिम्बर का इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, योक्स बना लिया। बैम्बू का इस्तेमाल करके घेरा बना लिया, बास्केट्स बना लिया, टोकरी बना ली। कदीमा को सुखाकर क्या किया, वाटर बॉटल का इस्तेमाल के तौर पर उन्होंने करने लगा, पानी को रखने के लिए इस्तेमाल करने लगे। पत्तियों को सिलकर प्लेट्स, कप्स बनाने लगे। सियादी का इस्तेमाल क्या करने लगे, रस्सी बनाने के लिए करने लगे। और वेजिटेबल को अगर छीलनी हो तो सेमूर में जो एक थ्रोनी बार्क होता है, कांटेदार जो छाल होती है, उसका इस्तेमाल करके वो सब्जियों को छील लेते थे। ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द महुआ ट्री। तो महुआ ट्री के बारे में हम लोगों ने जाना, जो तेल निकाला गया जाता है उसको प्रेस करके। तो ऑयल जो है कुकिंग के लिए, खाना बनाने की बात हो, चाहे लैंप जलाने की बात हो, इसके लिए जो तेल की आवश्यकता होती थी वो महुआ को क्रश करके क्या किया जाता था, निकाला जाता था। द फॉरेस्ट एक्ट मीन्स सीवर हार्डशिप्स फॉर विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। लेकिन जो फॉरेस्ट एक्ट बना, इसका मतलब क्या था कि लोग, गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता था ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो ये डिपेंडेंट थे जंगलों पे, उनमें घुसने नहीं दिया जाता था, उनका इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। इससे इनकी ज़िंदगी बुरी तरीके से क्या हुई, प्रभावित हुई। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेस, ग्रेजिंग देयर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकेम इलीगल। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट के बनने के बाद जो है वो इनकी जो डेली क्रियाकलाप थी, जो भी प्रैक्टिसेस था, जैसे जंगलों से पेड़ काटना, मवेशियों को चराना, फ्रूट्स और रूट्स जो है वो क्या करना, इकट्ठा करना, शिकार करना, फिशिंग करना। फिशिंग के लिए जो है फिगर नंबर 17 देखने की आपको जरूरत है। एक बांस का वो जाल टाइप बना रखे हैं, जहाँ पर पानी गिरती है वहाँ पर वो लगा देते हैं। अगर मछली उसमें से ऊपर से नीचे गिरी तो इस बांस में फंस कर रह जाती थी। तो इस तरीके से वो फिशिंग भी करते थे। इन सब चीज़ों को क्या बता दिया गया इस एक्ट के बाद, इलीगल बता दिया गया। बताया गया कि ये गैर कानूनी है, अब आप जंगल में घुस के ये सारा काम नहीं कर सकते। पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब जो है उन्हें मजबूर किया गया कि अब वो जंगलों से अब वो मजबूर हो गए थे जंगलों से लकड़ियां चुराने को, क्योंकि सीधे सीधे घुसने नहीं दे रहे थे, तो चोरी छुपे वो घुस जाते थे। एंड इफ दे वर्क आउट,
अगर वो पकड़े गए तो दे वर एट द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड हु वुड टेक ब्राइब फ्रॉम देम। अगर वो पकड़े गए तो ये गार्ड्स की मेहरबानी पर है कि अगर वो उन्हें घूस लेकर क्या करता था, छोड़ देता था। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड। जो औरतें जो हैं जो फ्यूल वुड इकट्ठा करती थी जंगलों में जाकर, वो खास तौर पर चिंतित थी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हरास पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। ये बड़ा कॉमन हो गया था, पुलिस कांस्टेबल और जो गार्ड्स हुआ करते थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो नियुक्त किए जाते थे जंगलों में, ये लोग लोगों को परेशान करते थे और उन्हें उनसे खाने का क्या करते थे, खाने पीने की चीज़ों का डिमांड करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी क्या हुई, इस एक्ट बनने के बाद क्या हुई, प्रभावित हुई। जैसे ही एक्ट बना, घुसना बंद हो गया, तो जो अदर एक्टिविटीज़ था, जो भी एक्टिविटीज़ था, चाहे वो लकड़ी का इस्तेमाल हो, चाहे वो कुछ भी लेना हो उनको, है ना, चाहे वो डिस्पोजल बनाते थे, चाहे कुछ भी करते थे, इन सब पे क्या लग गया, रोक लग गया। कोई चोरी छुपे अगर लकड़ी चुराता तो गार्ड पकड़ लेता, तो उनको क्या करता, वो हरास करता, खाने पीने की डिमांड करता या फिर घूस लेकर छोड़ देता। ठीक है, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन पर इसका असर कैसे पड़ा। पहले लोग क्या करते थे कि जंगलों को काटकर खेती के लायक बना लिया। ठीक है, अब हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन पर फॉरेस्ट रूल्स का क्या असर पड़ा, इसको हम लोग जानेंगे। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ यूरोपियन colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture. This is a traditional agriculture practice in many parts of Asia, Africa and South America. It has many local names such as lading in Southeast Asia, milpa in Central America, चितमेन और तावी इन अफ्रीका, चेना इन श्रीलंका, इन इंडिया धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खदांद एंड कुमड़ी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। तो फॉरेस्ट रूल ने कल्टीवेशन को कैसे क्या किया, प्रभावित किया। तो सबसे एक मेजर इम्पैक्ट ये हुआ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का कि वो लोग जो है वो क्या करते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग और स्वीडन एग्रीकल्चर, ये क्या है आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाया गया है। इसके लोकल नेम की चर्चा करी गई है। ये एक ट्रेडिशनल क्या है, परंपरागत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कई सालों से एशिया के कई पार्ट में क्या हो रहा है, एशिया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के कई पार्ट में जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। इसका अलग अलग जगहों पर लोकल नाम है। साउथ ईस्ट में जो है वो लादिंग कहते हैं, एशिया मिल्पा और सेंट्रल इसके जो है वो कई सारे लोकल नेम्स हैं। लादिंग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में, चितमेन और तावी जो है वो अफ्रीका में बुलाते हैं। इस स्वीडन एग्रीकल्चर को क्या बुलाते हैं, अफ्रीका में चितमेन और तावी बुलाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में क्या बुलाते हैं, मिल्पा बुलाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में लादिंग बुलाते हैं, श्रीलंका में चेना बुलाते हैं और इंडिया में धया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पाड़ू, खदांद, कुमड़ी, इन सब नामों से स्वीडन कल्चर को जो है वो जाना जाता है। In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burnt in rotation. Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains, and the crop is harvested by October-November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left follow for 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crops is grown on these plots. In central India and Africa, it could be millets. In Brazil, manioc. And in other parts of Latin America, maize and beans. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, अब जरा समझ लो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है कि जंगल का एक हिस्सा को काटा जाता है और उसे जलाया जाता है। जंगल के हिस्से को बार बार क्या किया जाता है, बारी बारी से काटा जाता है और जो है वो क्या किया जाता है, उसे जलाया जाता है। जब पहली बारिश होती है, मानसून की जो पहली बारिश होती है, फिगर नंबर 16 देखने की आपको जरूरत है। ठीक है, कि किस तरीके से जंगलों को जो है वो क्या किया जा रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के तहत जो है वो जंगलों की कटाई हो रही है। जनरली ऐसे स्लोपिंग हिल्स पर जो है वो क्या किया जाता था, पेड़ों की कटाई होती थी।
पेड़ काटे जाते थे और उन्हें जलाया जाता था ताकि राख बन सके। और ये जो बीज है वो इसी एरिया में, राख वाले एरिया में क्या करता था, बोया जाता था, और जब बारिश होती थी तो इनकी सिंचाई हो जाती थी। ठीक है, तो बर्निंग द फॉरेस्ट पेंदा और पोड़ू प्लॉट, पेंदा और पोड़ू प्लॉट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जंगलों का जलाए जाने की क्या है, पिक्चर दे रखी है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या था, जंगलों को काटा जाता था और बारी बारी से जलाया जाता था, बीज बोए जाते थे। जब बारिश शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या था कि जंगल काटे जाते थे, जलाए जाते थे। राख में क्या किया जाता था, बीज बोया जाता था। और ये काम जो है वो क्या किया जाता था, फर्स्ट मानसून के बारिश के बाद किया जाता था। जमीन गीली हो जाती थी और वो क्या करते थे, बीज बो देते थे, और जो फसल उगता था उसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता था। ऐसे प्लॉट्स पर कुछ सालों तक क्या किया जाता था, कल्टीवेशन किया जाता था, खेती होती थी, और फिर 12 से 18 साल तक इसको फिर से वापस बढ़ने के लिए क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। मिक्सचर क्रॉप्स को मिक्सचर करके, फसलों की मिक्सचर करके क्या होती थी, उपजाई जाती थी। सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में जो है वो मिलेट्स उपजाया जाता था, ज्वार बाजरा उपजाया जाता था। ब्राजील में मैनोई कसावा को कहते हैं, और लेटिन अमेरिका में मेज और बीन्स जो है वो क्या किया जाता था, ऐसी जगहों पर उगाया जाता था। तो आपको समझ में आया स्वीडन कल्टीवेशन क्या है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, कि जंगलों के एक हिस्से को क्या कर देना, काट देना, जला देना, और उसकी राख में मानसून के बाद जो है वो बीज बो देना, और उसी में फसल तैयार करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। यूरोपियन foresters regarded this practice as harmful for forest. They felt that land which was used for cultivation every few years could not grow trees for railway timber. When a forest was burned, there was the added danger of flames spreading and burning valuable timber. Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. Some had to change occupation, while some resisted through large and small rebellions. तो यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो थे उन्होंने इस प्रैक्टिस को हार्मफुल बताया, जंगलों के लिए क्या बताया कि ये जो स्वीडन कल्चर है कल्टीवेशन का वो क्या है, नुकसानदायक है जंगलों के लिए। उन्होंने महसूस किया कि जो लैंड जो हर कुछ सालों के बाद उसे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जंगल काट करके स्वीडन कल्टीवेशन के तहत उसको काटा जाता है, जलाया जाता है, उस पर बीज बोकर क्रॉप्स उपजाई जाती है और कुछ सालों तक इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे जमीन से रेलवे का टिम्बर का सप्लाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतने कम दिनों में जो है रेलवे की टिम्बर तैयार नहीं हो पाएगी। और एक और खतरा था कि जब पेड़ों में आग लगाया जाता था जलाने के लिए, जंगलों को जलाने के लिए, तो एक खतरा और भी रहता था कि जो आग की लपट है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और बगल में जो आसपास में जो जंगल है जहाँ पर टिम्बर मिल सकता है वो भी क्या हो जाएंगी, जल जाएंगे। इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, और एक और प्रॉब्लम थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को लगान की वसूली ढंग से नहीं हो पाती थी, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि कहाँ खेती हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वो क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी कम्युनिटीज को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया गया। अब जंगल में जो वो रह रहे थे उनसे क्या किया गया, इन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। कुछ लोगों ने को तो अपना व्यवसाय भी चेंज करना पड़ा, जबकि कुछ लोगों ने छोटे और बड़े विद्रोह के रूप में इसका विद्रोह भी किया। फिगर नंबर 15 देखने की जरूरत है आपको। तांगिया कल्टीवेशन वाज अ सिस्टम इन विच लोकल फार्मर्स वर अलाउड टू कल्टीवेट टेम्परली विद इन अ प्लांटेशन। इन दिस फोटो टेकन इन Tharawadi division in Burma in 1921. The cultivators are sowing paddy. The men make holes in the soil using long bamboo poles with iron tips. The women sow paddy in each hole. अब तागिया कल्टीवेशन जो था एक परंपरा थी लोकल फार्मर्स के द्वारा, ठीक है, और इसमें जो है वो कुछ समय के लिए बागानों में खेती करने की इजाज़त थी। इस फोटो में आप देख सकते हो कि थगवाड़ी डिवीजन में जो बर्मा में है 1921 में कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, उसमें उन्होंने हाथ में एक डंटा ले रखा है। वो डंटा मिट्टी में मारते थे, छेद हो जाती थी, और औरतें जो है उस छेद में क्या करती थी, धान रोपने का काम करती थी। तो बात समझ में आई यहाँ तक? क्या क्या हुआ, एक्ट बनने के बाद लोगों का घुसना बंद हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो गई, जो इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें वो जंगलों से लेते थे उन पर रोक लगा दी गई। विरोध हुआ लेकिन उसका कोई खास असर हुआ नहीं।
अब है हु कुड हंट। पहले क्या करते थे लोग, शिकार भी कर लेते थे, फिशिंग भी जंगलों में जाके कर लेते थे। अब सवाल आया हु कुड हंट, अब कौन शिकार कर सकता था। द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लाइफ्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। Before the forest laws, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges, and a variety of small animals. The customary practice was prohibited by the forest laws. Those who were caught hunting were now punished for poaching. अब ये जो नया कानून बना, जंगल का जो नया कानून बना, इसने लोगों, जंगल में रहने वालों की, जंगल में जो रहने वाले लोग थे, नया कानून जो बना तो इससे जंगल में रहने वाले जो लोग थे इनकी जिंदगी एक अलग तरीके से प्रभावित हुई। जंगल में कानून बनने से पहले लोग जो है वो जंगलों में रह सकते थे, जंगलों के पास रह सकते थे, उसमें वो जा करके हिरन का, तीतर का और भी कई सारे जानवरों का शिकार कर सकते थे। और ये, लेकिन ये जो उनका कस्टमरी प्रैक्टिस था जंगलों में जाकर शिकार करना, वो क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट लॉज के द्वारा रोक दिया गया, मना कर दिया गया। और जिन लोगों को भी हंटिंग करते हुए देख लिया जाता उन्हें क्या करी जाती, पोचिंग के लिए, अवैध शिकारी के लिए, पोचिंग कहते हैं अवैध शिकारी को, शिकार को, ठीक है, इनके लिए उन्हें क्या किया जाता, पनिश किया जाता। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport. अब जब लोगों को क्या किया गया, उनके परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया गया। परंपरागत अधिकार जो मतलब घुस के खेती करना, सामान ले आना, इन सबसे वंचित कर दिया गया, तो बड़े जानवरों को मारना एक स्पोर्ट बन गया। बड़े जानवरों को मारना क्या हो गया, एक स्पोर्ट हो गया, खेल हो गया, आर्केड हो गया। इंडिया में जो है, इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। इंडिया में बाघ और भी बड़े जानवरों का जो शिकार है वो रॉयल कोर्ट और नोबिलिटी के द्वारा जो है वो सदियों तक किया जाता रहा। और ये जो है उनके लिए क्या बन गया था, एक कल्चर का पार्ट बन गया था। मतलब राजा महाराजा है तो बाघ शेर के मारने का काम क्या करेंगे, वही बन गया था। तो बाघ शेर को मारने की जो प्रथा थी वो क्या थी इंडिया में, किसके द्वारा की जाती थी, कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के मतलब राजा महाराजा के द्वारा और नोबिलिटी के द्वारा, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा क्या किया जाता था, ये काम किया जाता था। बाघ शेर की शिकार की जाती थी कई सौ सालों तक। मेनी मुगल पेंटिंग शो प्रिंसेस एंड एम्पायर्स एंजॉयिंग अ हंट। बहुत सारे मुगल की पेंटिंग जो है वो ये बात दर्शाती है कि किस तरीके से राजा महाराजा जो है वो शिकार का आनंद मनाया करते थे। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज। लेकिन कॉलोनियल रूल के तहत जो है ये हंटिंग का जो पैमाना था वो बढ़ गया। टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीशीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। इतना ज्यादा बढ़ गया ये शिकार और आखेट का स्पोर्ट्स को, जो स्पोर्ट्स इन्होंने जो मान लिया था, इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई सारे प्रजातियां जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त होने लगी। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज साइंस ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। ब्रिटिश लोग जो है वो बड़े जानवरों को, बाघ शेर जैसे बड़े जानवरों को जंगली आदि समाज का प्रतीक और बर्बरता और आदि समाज का प्रतीक मानने लगे। बड़े जानवरों को क्या माने जाने लगा, वाइल्ड, जंगली, प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। साइन ऑफ क्या माना जाएगा, जंगली, आदि समाज और बर्बरता का प्रतीक जो है बड़े जानवरों को माना जाने लगा। दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। अब ये लोग ये मानने लगे कि इस तरह के जानवर को मारकर, जो कि वाइल्ड, प्रिमिटिव और सैवेज सोसाइटी का प्रतीक है, वो क्या कर देंगे, लोगों को ये सिविलाइज कर देंगे, सभ्य बना देंगे। उनका मानना था कि अगर इस तरीके से लोग जानवरों को मार दिया गया तो वो क्या हो जाएंगे, लोग सभ्य हो जाएंगे। दे गिव रिवार्ड्स फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स। इसलिए उन्होंने क्या किया, टाइगर्स को जो भी मारता उनको रिवार्ड दिया जाता, वुल्फ्स को जो भी मारता उन्हें रिवार्ड दिया जाता, और भी दूसरे सारे जानवरों को ग्राउंड पर जाके मारना जो है क्या बन गया, एक अच्छा आखेट बन गया, खेल बन गया। जो भी मारता उन्हें क्या मिलता, अवार्ड मिलता, और मीडिया स्टेडियम में जो है वो क्या होती, उसकी प्रचार प्रसार होती। दे गेव रिवार्ड्स फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स, वुल्फ्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड दैट दे पोज्ड अ ग्रेट थ्रेट टू कल्टिवेटर्स। तो ये जो है वो जाकर के जो टाइगर्स, वुल्फ्स और दूसरे सारे जानवरों को मारने लगे, इनके लिए उन्हें रिवार्ड मिलता था, क्योंकि इनको मारना जो है वो क्या था, एक बड़ा उत्तम काम था, क्योंकि ये लोग कल्टिवेटर्स के लिए खतरा थे। कौन लोग, ये जानवर लोग। Over 80,000 tigers, 150,000 leopards and 200,000 wolves were killed for reward in the period 1875 and 1925.
तो 1875 से लेकर 1950 50 साल के पीरियड में जो है वो रिवार्ड के ख्याल से 80,000 टाइगर, 1,50,000 लेपर्ड्स और 2 लाख वुल्फ को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, उनकी शिकार कर ली गई। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज द स्पोर्टिंग ट्रॉफी, और फिर धीरे धीरे टाइगर को मारना किसी स्पोर्टिंग ट्रॉफी को पाने जैसा था। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1157 टाइगर्स एंड 2000 लेपर्ड्स अप टू 1957। केवल महाराजा ऑफ संगूरा ने 1157 बाघ और 2000 लेपर्ड जो है वो 1957 तक मार दिए थे। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल किल्ड 400 टाइगर्स, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासन का हिस्सा था वो जॉर्ज यूल, उन्होंने 400 बाघ मारे थे। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग, शुरुआत में फॉरेस्ट की कुछ एरियाज को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया इस तरह के शिकार के लिए। Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected, not killed. बहुत बाद में जाकर environmentalist, पर्यावरण संरक्षण और कंजर्वेटिव जो वन को बचाने वाले लोग थे, उन्होंने ये माना, ये तर्क दिया कि इन एनिमल्स को बचाने की जरूरत है, मारने की जरूरत नहीं है, तब जाकर इनकी जो हंटिंग है वो रुकी। एक पिक्चर में आप फिगर 18 में देख सकते हो कि काउंट द डेड टाइगर्स इन द फोटो, आपको कह रहा है कि जो बाघ है, कितना मरा हुआ बाघ है, उसको आप काउंट करो कितना ज्यादा बाघ है। व्हेन ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स एंड राजास वेंट हंटिंग दे वर accompanied by a whole retinue of servants. Usually the tracking was done by skilled village hunters and Sahib simply fired the shot. आप नीचे जो मरे पड़े टाइगर है उनको गिनो। ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स और राजा जो होते थे वो शिकार पर जाया करते थे और इनके साथ नौकरों का एक फौज जाया करता था। यूजुअली बाघ शेर के बारे में पता लगाने का काम स्किल्ड विलेज हंटर्स किया करते थे, साहब सब जाके केवल शूट किया करते थे और श्रेय मिलता था कि इन्होंने बाघ मार दिया। तो इस तरीके से जो है वो 50 सालों के दौरान 80,000 बाघ, 1,50,000 लेपर्ड, 2 लाख वुल्फ की क्या करी गई, शिकार कर ली गई। ठीक है, लेकिन बाद में रियलाइज किया गया कि नहीं, इन्हें बचाने की जरूरत है, मारने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। न्यू ट्रेड क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, अब ये जो नया व्यापार था इसने नए रोजगार दिए, नई सेवाएं प्रदान करी। While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest, some people benefited from the new opportunity that had opened up in trade. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जैसे ही जंगलों पर अपना काबू पा लिया, जंगलों पर नियंत्रण करने के ख्याल से अपने कब्जे में ले लिया, कई लोगों को इससे कई सारा नुकसान हुआ, जबकि कई लोगों के लिए जो है व्यापार के नए अवसर का भी लाभ मिल गया। व्यापार के नए तौर तरीके खुल गए और व्यापार के नए अवसरों का क्या मिला, लोगों को कुछ को लाभ भी मिला। रास्ते बंद हो गए लेकिन कुछ लोगों को फायदा भी हुआ। मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो भी उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, शिकार करना, ये सब करना, उन्होंने छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बेचने उचने का काम ये लोग करना शुरू कर दिए। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, ये केवल इंडिया में नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया, फॉर एग्जाम्पल विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th century, the Munduruku people of the Brazilian Amazon who lived in villages on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. Gradually they descended to live in trading posts and become completely dependent on traders. तो कई लोगों को कई तरह के से नुकसान हुआ जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगलों पर कंट्रोल कर लिया, लोगों की आवाजाही पर बंदिशें लगा दी, तो कई लोगों को जो है वो व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। बहुत सारी कम्युनिटीज ने अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ दिया और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वन के उत्पादों का व्यापार करने लगे। ये केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर जो ब्राजीलियन अमेजोन में जो मुंडुरुकु पीपल रहते थे, जो कि पहाड़ों पर रहते थे और मैनियोक की खेती करते थे, ये लोग जो है वो क्या करने लगे, रबर सप्लाईज को पूरा करने के लिए, व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए लेटेक्स जो है वो पेड़ों से इकट्ठा करके किसको देने लगे, ट्रेडर्स को देने लगे। कौन देने लगे, मुंडुरुकु पीपल। कहाँ के बिलोंग करने वाले थे ये, ब्राजीलियन अमेजोन फॉरेस्ट के कहाँ थे, बासिंदे थे। ये पहाड़ पर रहते थे, मैनियोक की क्या होती थी, खेती करते थे। लेकिन जैसे इनका जाना बंद कर दिया गया
तो इन्होंने क्या किया, लेटेक्स कलेक्ट करना शुरू किया और लेटेक्स को लेकर के व्यापारियों को देना शुरू किया। और बाद में ये पहाड़ से नीचे उतर के उन जगहों पर रहने लगे जहाँ व्यापारी रहा करते थे। मतलब कम्प्लीटली व्यापारी हो गए। जो उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, वो बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई। इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू। From the medieval period onwards, we have records of Adivasis community trading elephants and other foods like hides, horns, silk, cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums and resins through nomadic communities like the Banjaras. इंडिया में वन उत्पादों का जो व्यापार है वो मेडिवल पीरियड से ही हमारे पास रिकॉर्ड है कि आदिवासी कम्युनिटी जो है बंजारास लोग के माध्यम से, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते थे और बंजारा लोग जो पैस्टोरलिस्ट हुआ करते थे, वो लोग जंगलों में जाते थे क्या करने के लिए, चरवाही करने के लिए। तो जब ये जगह छोड़ कर जाते थे तो बंजारा के माध्यम से जो है वो जंगलों के जैसे हाथी, दूसरे सारे गुड्स जैसे हाइड्स, हॉर्न, सिल्क, ककून्स, आइवोरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्लासेस, गम्स जैसी, रेसिन्स जैसी चीजों को ये बंजारों के माध्यम से क्या करते थे, बेचने का काम करते थे। मतलब आदिवासी लोग क्या करते थे, बंजारों को बेच दिया। अब बंजारा जो लोग जब जंगल छोड़ते थे अपने पशु पक्षियों के साथ, जो वो पालते थे, पेस्टोलिस्ट का भी काम करते थे ना वो लोग, तो वो क्या करते थे कि ले जाकर बाजार में ट्रेडर्स को बेच दिया करते थे। तो इस तरीके से वो आदिवासी जो है वो इंडिया में व्यापार करते थे। ब्राजीलियन में मंडुरुकू पीपल कैसे करते थे, पहाड़ पर रह के करते थे, बाद में वो आके बसने लगे नीचे आके। इंडिया में बंजारास के माध्यम से आदिवासी कम्युनिटी क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का व्यापार करने लगे। कौन कौन से फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, हाइड्स, हॉर्न, सिल्क, ककून्स, आइवोरी, बैम्बो, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्लासेस, गम्स एंड रेसिन्स। With the coming of the British, however, trade was completely regulated by the government. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. Grazing and hunting by local people were restricted. In the process, many pastoralists and nomadic communities like the Korwa, Karacha, Yerukula of the Madras Presidency lost their livelihoods. Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work instead of in factories, mines and plantations under government supervision. ब्रिटिश के आने के साथ ये हुआ कि व्यापार जो थी उस पर नियंत्रण आ गया। ये जो लोग जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का व्यापार करते थे उस पर क्या आ गया, नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को जो है वो अधिकार दे दिया कि अब आप जंगल के पर्टिकुलर एरिया में जाकर जंगल के पर्टिकुलर सामान का व्यापार केवल आप कर सकते हैं, लोकल लोग नहीं कर सकते। आदिवासी और बंजारा जो लोग हैं ये लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। ग्रेजिंग और हंटिंग जो है जो लोकल लोगों के द्वारा की जाती थी उस पर बंदिशें लगाई गई। और इस प्रोसेस में बहुत सारे पैस्टरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटी जैसे कोराबा, कराचा और मध्य प्रदेश के येरुकुला प्रेसिडेंसी के जो लोग थे, कम्युनिटीज थी, इन लोगों का जो पहले जीने का जो तरीका था उन्होंने क्या किया, अपने जीने के तरीके को छोड़ दिया। क्योंकि इनमें से कईयों को जो है वो क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया जाने लगा। और ये लोग जो है वो अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़कर, पुराने जैसा इनका जिंदगी जीते थे उनको छोड़कर फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशंस में जो है वो काम करने लगे गवर्नमेंट के निगरानी के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट की निगरानी में अब ये लोग इन जगहों पर काम करने लगे। आपको याद होगा कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना दिया गया था। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज पैस्टोरलिस्ट वाले चैप्टर में है। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन improved well-being for the people. In Assam, both men and women from forest communities like Santals and Oraon from Jharkhand and the Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation. Their wages were low and conditions of work were very bad. They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. अब काम के नए अवसर मिलने का मतलब हमेशा लोगों की भलाई ही नहीं होती। आसाम में औरतें और मर्द, जैसे संथाल कम्युनिटी के से बिलोंग करने वाले औरत और मर्द, झारखंड में ओरांव और छत्तीसगढ़ में गोंड्स, इन सबको जो है वो टी प्लांटेशन में रिक्रूट किया गया। टी प्लांटेशन में इनका काम लगा। इनकी जो वेजेस होती थी, मजदूरी काफ़ी कम होती थी और इनके काम करने का तरीका बहुत ही बुरा होता था। बहुत ज़्यादा इनसे काम करवाया जाता था। अपने वो घर लौट नहीं सकते थे जहाँ कहीं भी इनको क्या किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था। तो इनकी स्थिति क्या थी, बहुत ही क्या थी, बुरी थी, दयनीय थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको जानने की जरूरत पड़ेगी सोर्स डी से। रबर एक्सट्रैक्शन इन द पुटुमायो में जब लोग काम कर रहे थे तो उनकी स्थिति किस तरीके से बदतर थी, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने का काम किया गया है।
एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कंडीशंस ऑफ वर्क इन प्लांटेशंस वर हॉरिफिक, चाहे वो टी प्लांटेशन हो चाहे रबर एक्सट्रैक्शन की प्लांटेशन हो, ठीक है। रबर एक्सट्रैक्शन जो प्लांटेशन से किया जाता था, लेटेक्स वगैरह निकालने का काम, तो हर जगह मजदूरों की जो स्थिति थी, प्लांटेशंस में काम करने वाले मजदूरों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा भयावह थी। द एक्सट्रैक्शंस ऑफ रबर इन द पुटुमायो रीजन ऑफ द अमेजोन, अमेजोन में ये पुटुमायो प्रदेश है, याद रखना जगह का नाम, ठीक है। बाय द पेरुवियन रबर कंपनी, अमेजोन फॉरेस्ट में पेरुवियन रबर कंपनी जो है वो क्या करी गई थी, नियुक्त करी गई थी। ये लोग जो है वो क्या करते थे, लेटेक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। और लेटेक्स कलेक्ट किससे करवाते थे, पुटुमायो रीजन में रह रहे लोगों से करवाते थे। ये लोग जो है वो फोर्स लेबर का इस्तेमाल करते थे, लोकल इंडियंस का इस्तेमाल करते थे और उन पर जबरदस्ती उनसे क्या करते थे, मजदूरी करवाते थे। जिन्हें क्या जाता था, लोकल इंडियंस, जिनका क्या नाम था, हुई टोटोस। फ्रॉम 1900 to 1912 द पुटुमायो आउटपुट ऑफ 4000 tons of rubber was associated with the decrease of some 30,000 among the Indian population due to torture, disease and flight। अब देखो, तो अमेजोन फॉरेस्ट में जो पुटुमायो रीजन था, प्रदेश का नाम है, जंगल का एक हिस्सा समझो, जिसका नाम क्या था, पुटुमायो फॉरेस्ट था। यहाँ पर एक पेरुवियन रबर कंपनी थी जो कि लोकल मजदूरों को, इंडियन लोकल मजदूरों से काम करवाती थी, जबरदस्ती काम करवाती थी और क्या करती थी, उनसे एक्सट्रैक्ट करवाती थी लेटेक्स, ताकि रबर सप्लाई को पूरा किया जा सके। और ये जो लोकल इंडियंस था उसका क्या नाम था, ह्यू टोटोज। 1900 से लेकर 1912 तक स्थिति ये हो गई कि इनका आउटपुट जो है वो 4000 था, लेकिन ये जो ह्यू टोटोज थे, इनकी संख्या में 30,000 तक की कमी आई, क्योंकि इन्हें क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, बीमार पड़ते थे तो इनका इलाज नहीं किया जाता था और कई लोग जो है वो जगह छोड़कर भाग गए, ठीक है। तो इन वजह से इन मजदूरों में ह्यू टोटोज की संख्या में 30,000 तक की क्या आ गई, कमी आ गई। अ लेटर बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द रबर कंपनी डिस्क्राइब्स हाउ द रबर वाज कलेक्टेड। एक लेटर जो है ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से रबर कलेक्ट किया जाता था, उसका अंदाजा आपको मिलेगा। द मैनेजर समन्ड हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस टू द स्टेशन। इनमें से एक ने क्या किया, ह्यू टोटोज ने, एक ने क्या किया, कंप्लेन किया, आवेदन दिया कि भाई हमारे साथ ऐसा सुलूक किया जाता है, मैनेजर साहब हम पर ध्यान दिया जाए। तो मैनेजर ने क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस को, जो मजदूर थे, ह्यू टोटोज थे, उनको जो है वो बुलाया। ही grasped his carbine and machete and began to slaughter of these defenseless Indians, leaving the ground covered with 150 corpses, among them men, women and children bathed in blood and appealing for mercy. The survivors were heaped with the dead and burned to death, while the manager shouted, I want to exterminate all the Indians who do not obey my orders about the rubber that I require them to bring in। तो जब एक ने कंप्लेन किया तो कई सारे मजदूरों को क्या किया गया, ह्यू टोटोज को क्या किया गया, बुलाया गया एक जगह पर, और मैनेजर ने क्या करी, अपनी कार्बाइन उठाई, मशीन गन, ठीक है, और असहाय इंडियंस पर क्या करी, गोलियों की क्या करी, वर्षा कर दी। 150 लाशें गिरी, गोलियां चला दी, 150 लाशें गिरी। इनमें मेन, वुमेन और बच्चे भी थे, सब ब्लड से नहाए हुए थे और सब जो है वो त्राहिमाम दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन उसने एक की ना सुनी, सबको गोली चला दी सबके ऊपर। और जो बच भी गए ना, उनको डेड बॉडीज के साथ रख कर जला दिया गया। और मैनेजर जब ये काम कर रहा था, गोली चला रहा था और जला रहा था, तो वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं सारे इंडियंस को क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा जो मेरे ऑर्डर नहीं मानते, जो रबर लाने के लिए मेरे आदेश का उल्लंघन करेंगे, मैं उनके साथ यही करूंगा, मैं सबको क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो ये माइकल टॉसिंग कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ नामक मैगजीन में जो है ये छपी थी 1992 में, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से नया अवसर का मतलब हमेशा लोगों की भलाई नहीं होती है। तो ह्यू टोटोज जो इंडियन कम्युनिटीज थी लोकल मजदूरों की, उसके साथ यहाँ के मैनेजर ने क्या किया, रबर प्लांटेशन के मैनेजर ने, किसके मैनेजर ने, पेरुवियन रबर कंपनी के मैनेजर ने क्या किया, अमेजोन फॉरेस्ट में ये लोग क्या करते थे, लेटेक्स निकालने का काम करते थे, ठीक है। तो एक सोर्स सी भी हम लोग देख ही लेते हैं। Bagas were a forest community of central India in 1892. After their shifting cultivation was stopped, they petitioned to the government।
अब जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो गया तो बैगा की एक कम्युनिटी ने क्या किया, आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने क्या लिखा, We daily starve, having had no food grain in our possession. The only wealth we possess is our axe. We have no clothes to cover our body with, but we pass cold nights by the fireside. We are now dying for want of food. We cannot go elsewhere. What fault have we done that the government does not take care of us? Prisoners are supplied with ample food in jail. A cultivator of the grass is not deprived of his holding. But the government does not give us our right who have lived here for generations past. Alvin cited in Madhav Gadgil and Ramchandra Guha this fishered land and ecological history of India. तो बैगा जो है वो एक फॉरेस्ट कम्युनिटी थी जो सेंट्रल इंडिया में रहती थी। 1892 में जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे रोक लगा दी गई तो उन्होंने गवर्नमेंट को एक पिटीशन दिया, आवेदन दी। उसमें लिखा गया कि हम लोग डेली भूखे मरते हैं, फूड ग्रेन नहीं है हमारे पास, है ना। जो ओनली वेल्थ है वो हमारे पास कुल्हाड़ी है, हमारे पास कपड़े नहीं है बदन ढकने को, हमारे रातें जो है वो जली हुई लकड़ी के सामने कटती है, हम जो है वो भोजन की कमी के कारण मर रहे हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। क्या गलती की है जो हमने क्या गलती की है जो गवर्नमेंट हमारी जो है वो क्या करनी दे रही है, टेक केयर नहीं कर रही है, देखभाल नहीं कर रही है। कैदियों को भी जो है वो भोजन मिलता है, पर्याप्त भोजन मिलता है। घास उगाने वाले जो ये कल्टीवेटर्स हैं, है ना, घास उगाने वाली जो द कल्टीवेटर ऑफ द ग्रास जो है उन्हें अपने ज़मीन की देखभाल नहीं करने दी जाती है। गवर्नमेंट जो है वो हमें हमारा अधिकार नहीं दे रही है और जो यहाँ पर युगों युगों से जनरेशन से क्या है रह रहे हैं। तो ये जो है वो दिस फीचर्ड लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ नामक मैगजीन में जो है वो एल्विन ने क्या किया था, ये लिखा था। माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा की इस स्टेटमेंट को जो है वो क्या किया था, उन्होंने लिखा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की जो कई सारी कारण थी, तो डिफॉरेस्टेशन का कारण में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से कल्टीवेशन हो, इंग्लैंड में शिप बनानी हो, स्लीपर्स हो, है ना, स्लीपर्स हो, और क्या कहते हैं लोकोमोटिव्स चलाने की बात हो, टी कॉफ़ी रबर के प्लांटेशंस की आपूर्ति के लिए क्या करी गई, जंगलों की कटाई की गई। जंगलों की कटाई के बाद फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया। इससे लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से प्रभावित हुई, किस लेवल तक प्रभावित हुई, लोगों का जीना दूभर हो गया। तो इन बातों को हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो हम लोग रिबेलियन इन द फॉरेस्ट पढ़ेंगे, जंगल में विद्रोह। जंगल में जो विद्रोही लोग थे, कुछ लोगों ने विरोध भी किया इसका, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 4 क्लासेस में ये कंप्लीट होना है। आप लोग इसको बार बार पढ़ो, ठीक है। ये कोई कहानी नहीं है जो आप तुरंत जो है वो सुनकर समझ जाओगे। बार बार नहीं पढ़ोगे तो ईस्वी सन आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। रिवाइज करो, बार बार वीडियोस देखो।